नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो एक दुखद समाचार दिल्ली और गुजरात से है। दिल्ली में दूधमुहा बच्चों को जिंदा जला देने का एक पाप हुआ है। हालांकि उसमें कोई गलती किसी की नहीं है, बट हाँ, व्यवस्था की गलती है कि बढ़िया उत्तम व्यवस्था ना होते हुए भी उन बच्चों को वहां रखने की इजाजत कैसे दी गई। और गुजरात में वो जो गेमिंग होता है उसमें आग लग गया और वो वहां पर कई लोगों की मौत हो गई। मित्रों, दोनों ही जगह प्रशासन की लापरवाही सामने आया है। पता चला कि जो दिल्ली में आग लगा है चाइल्ड केयर में, उसमें सिलेंडर भरने का काम होता था और कई अनियमितताएं पाई गई थी। कंसर्न डिपार्टमेंट से एनओसी और लाइसेंस भी नहीं लिया गया था। यही हाल गुजरात में भी है। गुजरात में पता चला कि वहां पर फायर एनओसी नहीं था और सैकड़ों हजारों लीटर पेट्रोल वहां पर खुले में रखा गया था, क्योंकि वो गेमिंग की गाड़ियों पर पेट्रोल डाला जाता है तो वो लोग पेट्रोल पंप वो गाड़ी लेकर थोड़े जाते होंगे, वो ड्रम में ही आता होगा। मेरा कहना है कि हर बार जब हम लोग समाचार में कोई हादसे की बात सुनते हैं तो जो एक बड़ा कॉमन है, बड़ा सबसे पहले आता है वो यह कि इस कंपनी ने, इस फर्म ने, इस गेमिंग प्लान ने, इस संस्था ने फायर एनओसी नहीं लिया, सरकार से लाइसेंस नहीं लिया, जरूरी इंतजाम नहीं किया। यह बात जब गुजरात के मोरबी में वो पुल टूटा था वहां भी सामने आया। कोई भीषण दुर्घटना होती है, कोई बड़ी बिल्डिंग में आग लगती है, हर जगह यह बात सुनने में आता है। चूंकि मैं कंपनी मामलों का ही काम करता हूं और यही सब लाइसेंस से देने दिलवाने का काम मेरा है, इसलिए इस व्यवस्था को मैं कुछ समझता हूं और इस पर कुछ बात रख सकता हूं। मित्रों, सबसे तो पहले वहां के इलाके का जो इंस्पेक्टर होता है कंसर्न का, चाहे फायर इंस्पेक्टर हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, सेफ्टी इंस्पेक्टर हो, हेल्थ इंस्पेक्टर हो, वो ना एकदम सबसे पहले उनको सूचना होता है। मतलब आप घर पे ईंट रखिए, पुलिस वाला आ जाएगा, एमसीडी वाला आ जाएगा, कंसर्न डिपार्टमेंट पैसा लेने आ जाएगा। लेकिन आग लग जाएगी तो वो सुरक्षा पर वहां इंतजाम करने वाले लोग नहीं आएंगे। मेरा मांग है कि सरकारों को यह बात तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहला वो जैसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया वो होना चाहिए, लेकिन उस इलाके के जो कंसर्न लोग हैं, बीट कांस्टेबल से लेकर के एसएचओ तक हटे, वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट को जो एनओसी देने वाले डिपार्टमेंट है वो लोग सस्पेंड हो। मतलब मैं एक एक आदमी का नाम नहीं रख रहा, मैं कह रहा हूं कि कंसर्न सारे लोग डिसमिस कर दिए जाए आजीवन, और जेल हो वो अलग से। और यह बात टीवी पे चलाई कि भाई देखिए, एक लापरवाही सामने आई है, इसके लिए हमने इन लोगों को सस्पेंड किया और इनको जेल में डाल दिया। इसके लिए अगर कोई जरूरी इंतजाम करना पड़े तो उसे जरूर करना चाहिए। अब संसद का नया सत्र चलेगा, हर आदमी कहता है कि संविधान बदलने वाली है सरकार है, संविधान बदलने जा रही है, तो संविधान बदलेगी कि नहीं बदलेगी मैं नहीं जानता, बट संविधान में कुछ अमेंडमेंट की मांग मैं एक बार पहले भी वीडियो में किया था, एक अमेंडमेंट की मांग आज कर देता हूं कि इस तरह की दुर्घटना, लापरवाही जो सामने आती है तो वो हर आदमी जो इस लापरवाही में पार्टिसिपेट है या जिसने आंखें बंद कर रखी है या जिसका काम था इस लापरवाही को रोकना, उस आदमी को उस पद से हटा करके जेल में डाल दिया जाए। कोई कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साबित हो चुका, आग लगी, सब दिख रहा है। कोर्ट में तो हम इसलिए जाते हैं कि भाई वो बताया जाए कि किसने मर्डर किया, उसने नहीं किया, वहां पर जज साहब अपना विवेक से काम लेंगे। यहां तो सीधे टीवी पे दिख रहा है कि आग लगा है, मतलब वहां पर सेफ्टी की इंतजाम नहीं था, नहीं तो आग बुझ जाता। उस कम जमीन में व्यवस्था नहीं थी तो वो व्यवस्था देखने वाला जाए। वहां पर सिलेंडर ओपन में भरा जाता था तो वो पुलिस वाला क्या कर रहा था, वहां और लोग क्या कर रहे थे, उन लोगों को क्यों छोड़ा जाए। यह सब अगर हो जाएगा और होता हुआ चैनलों पर आएगा तो मैं समझ रहा हूं कि इस चीजों पर रोक लगाई जा सकती है। देखिए, मानव त्रुटि जीवन में होता रहेगा, लेकिन यह मानव त्रुटि के पार्ट नहीं है, यह मानव त्रुटि नहीं है, यह जानबूझ करके हत्या है और हत्या को प्रोत्साहित करने का काम है। सरकारों को सोचना चाहिए, चाहे वो दिल्ली के हो या गुजरात के हो या देश भर में कहीं भी हो, जहां इस तरह की लापरवाही आती है और बाद में पता चलता है कि कंसर्न डिपार्टमेंट से लाइसेंस नहीं लिया गया,
तो जिन जिन डिपार्टमेंट से लाइसेंस नहीं लिया उस डिपार्टमेंट के एचओडी से लेकर के इलाके का इंस्पेक्टर सस्पेंड और जेल जाए, और वो जो कंपनी वाला हो वो तो जेल जाए ही जाए, क्योंकि उसको तो लाइसेंस लेने का अप्लाई करना है। लेकिन इलाके के इंस्पेक्टर भी घूमते रहते हैं, हमने देखा है दिल्ली में। हमको बाद में पता चलता है कि हमारी एक कंपनी है, उनको पहले पता चल रही कंपनी बनी है, तेरा है क्या, यह हमने सुना है। विचार इस पर जरूर किया जाए। खैर, आज का बात है कि अब 2024 लोकसभा चुनाव का अब एक ही चरण रह गया, 7वां। यह पूर्वांचल और कुछ और जगहों पर है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विभाग का फैसला 1 जून को होगा। वीरों की धरती बलिदानी परिवेश बागी बलिया उत्तर प्रदेश के भाग्य का फैसला भी 1 तारीख को होगा। मतलब 1 तारीख को अभी एक चरण रह गया है कुछ सीटों पर। अब यह स्पष्ट हो गया होगा करीब करीब भी कौन सरकार बनाने जा रहा है या यही सरकार कंटिन्यू करने जा रही है। अब या तो ईवीएम खुलेगा 4 तारीख को, जब हम इस टाइम आपके पास बैठेंगे तो हमारे पास कहने के लायक होगा कि कौन जीता तो क्यों जीता और कौन हारा तो क्यों हारा। लेकिन जो मैं आज पहली बार जो बात आपके सामने कह रहा हूं वो यह कि मोदी सरकार अगले 100 दिन की योजना रख रही है अपने भाषण में। खैर, वो तो इसलिए रख रही है कि जनता में यह बात लगे कि जीत रही है, जीत चुकी है, आएगा तो मोदी है, तो भाई काहे लिए वोट दे, उन्हीं को वोट दे। यह एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और मनोविज्ञान है। विपक्ष का भी कोई योजना नहीं आया है, क्योंकि अब वो अंदर खाने मान चुके हैं कि भाई आना तो है, नहीं तो योजना वगैरह बना करके क्या करना। क्योंकि अभी उनका कोई मैनिफेस्टो ही नहीं जारी हुआ है, संयुक्त मैनिफेस्टो जिस पर काम हो। क्योंकि अगर वो जीत गए तो लड़ाई इस बात पर होगी कि भाई तेरा मैनिफेस्टो लगेगा, मेरा मैनिफेस्टो लगेगा, क्योंकि सब अपने अपने घोषणा पत्र पर चुनाव लड़े हैं। कोई साझा घोषणा पत्र जारी ही नहीं हुआ है, तो कोई साझा कार्यक्रम कैसे होगा। तो इस पर चर्चा ही नहीं करूं। मैं चर्चा कर रहा हूं जो नरेंद्र मोदी के लोग बता रहे हैं। जैसे देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायकों में तेजी से उभर चुके योगी आदित्यनाथ, जिनको दुनिया कह रही भाई हमारे लिए कुछ दिन के दे दीजिए। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहा कि भाई अगर कोई कानूनी बंदिश ना हो तो हमको योगी आदित्यनाथ को थोड़े दिन के लिए दे दीजिए, कोरोना मैनेजमेंट में मैं इनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि भाई योगी को थोड़े दिन के लिए यहाँ भेज दीजिए। यूपी वालों का तो कुछ दिन चल जाएगा, हमको भेजिए, हमें योगी चाहिए। मतलब देश से लेकर के विदेश तक जिस महान शख्सियत को मांग रहा है वह योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के एक सभा में कहा कि आप नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कीजिए, अगले 6 महीने में पीओ को भारत का हिस्सा होगा। आज मैं इसी विषय पर आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। देखिए, पीओ के भारत का हिस्सा होगा ये समाचार ही नहीं, क्योंकि वो मेरा हिस्सा था। वो तो तत्कालिक सरकार की लापरवाही थी, या अभी अभी आजादी मिली थी, खुमारी थी और हम चीजों को समझ नहीं पाए। उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस था उस पर आज बोलना बकवास की श्रेणी में आएगा। स्थिति यह थी कि पीओ के पाकिस्तान ने हमला किया कबायलियों के माध्यम से, और वो आधा हिस्सा हमसे लेके चले गए। हम तैयार नहीं थे, इसलिए इसका प्रतिकार नहीं कर सके, या हम चाह नहीं रहे थे। नया नया हमने आजादी ली थी, हमने कहा कि भाई आजादी के बाद तुरंत ही लड़ाई ठीक नहीं रहेगी, हम इसको कभी ले लेंगे। जो स्थिति में उस पर चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन पीओ को लेने के लिए हमारा संसद का रेजोल्यूशन पास है, उसमें कुछ अलग से करना नहीं। पीओ के हमारा अपना है, इसमें हमको कुछ सोचना नहीं। मेरा जो गंभीर प्रश्न है वो यह कि पीओ के तो सबको दिख रहा है कि इस पर पाक ने अघृतिक कब्जा कर लिया है। हमको संसद में रेजोल्यूशन पास करना पड़ा उसको लेने के लिए, और सेना के 15 मिनट के प्रयास पर वो हमारा हिस्सा हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे बहादुर सैनिकों को 15 मिनट से ज्यादा लगेगा। दूसरा है कि शायद हमको कुछ करना न पड़े, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान पीओके के लोगों पर दमन कर रही है, पीओके के लोग अगर हमारे सीमाओं को खोल दिया जाए तो वो पैदल दौड़ते हुए हमारे यहाँ आ जाएंगे। और वो वहां के जो प्रधानमंत्री है निष्कासित, वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम तो भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे, पाकिस्तान हम पर अवैध कब्जा किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से पीओ के बड़ा इशू नहीं है। जो गंभीर समस्या है, जो 15 मिनट के सेना के छूट देने से नहीं हो सकती, वह यह है जो भारत में पीओ के बन चुके हैं या बन रहे हैं या चिन्हित किए जा चुके हैं या जिनको चिन्हित करना है, उनको भारत में कैसे शामिल किया जाए।
मैं इसके लिए खुला बात कर सकता हूं। हमारा बांग्लादेश के बगल का देश प्रदेश बंगाल, पश्चिम बंगाल को अगर आप ये मान रहे हैं कि यह भारत का हिस्सा है, तो आपको 2-3 बातें बता दूंगा, फिर आप अपना भूल सुधार लेंगे। हमारा जो ये राज्यों का संघ है, इस संघ को भारत महान बोलते हैं। इसमें कुछ कानून बनाए गए हैं, मतलब कुछ चीजें राज्य सरकार के नियंत्रण में है, जैसे मनोरंजन कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, यह सब राज्य प्रशासन का काम है, जमीन कर। लेकिन मिलिट्री सेवा, वित्त सेवा, पोस्टल सेवा, सीबीआई, सेंट्रल जज, जुडिशरी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट, यह सब केंद्र के अधीन है, अलग अलग बातों में है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार के किसी कानूनों को मानती नहीं। केंद्रीय जांच जैसे वो गिरफ्तार कर ली, जैसे वो कोई विदेश में गए थे। आज वो कह रहे हैं कि आरक्षण पर वहां की जो न्यायालय ने आदेश दिया हम उसको मानबो ना, ऐ बात चोलबे ना। एक चुनी हुई नेत्री, नो डाउट वो अपने बल पर चुनी गई है, उसको किसी ने चुन के भेजा नहीं है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनी है, लगातार तीसरा कार्यकाल उसका चल रहा है। किस तरह से चल रहा है, किन शर्तों पर चल रहा है, किन वजहों से चल रहा है, वो बात की बात है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनने का अधिकार है और चुन के आने वाले को चुना हुआ जनप्रतिनिधि कहा जाता है। वो गलत आई है, सही आई है, वो बात का विषय आई तो है, लेकिन एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि के मुंह से असंवैधानिक बात मंच पर सुना जाए कि न्यायालय की बात मैं मानूंगी नहीं, मैं यह धार्मिक रूप पर दी गई आरक्षण को लागू होने दूंगी, मैं इसको वापस नहीं करूंगी। क्या यह बताता नहीं है कि वो भारत के संविधान के ऊपर हो गए और भारत के संविधान को मानती नहीं? क्योंकि भारत के संविधान में अदालत के निर्णय का मानना हर जनप्रतिनिधि, हर जननायक, हर जनता जनार्दन का कर्तव्य है। नहीं मानेंगे तो आप उसको अवमानना का दोषी पाए जाएंगे। लेकिन मैं बड़ा चिंतित हूं कि अब तक किसी भी कोर्ट ने इसको शो मोटो नहीं लिया और उस पर कोई एक्शन नोटिस नहीं लिया, क्योंकि उनको पता है कि देश की कानून उस पर लागू नहीं। उस तरह से और देश भर में है, भारत में कोई कार्यक्रम होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला जाता है। अरे मेरे भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद का क्या मतलब है? पाकिस्तान एक अलग देश है, वो बट गया 1947 में। तो अब हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। अब उसके नाम पर हमको यहाँ वोट मांगना, उसके नाम पर यहाँ कार्यक्रम करना, उसके नाम पर हुदंग करने का क्या मतलब है? तो सबसे जरूरी घोषित पीओ को अंदर लाना है, या जो अघोषित अंदर पीओ के बन रहे हैं उन पर नियंत्रण करना है। मेरे ख्याल से जो भारत के अंदर पीओ का डेवलप हो रहा है, हमारे नेताओं के मन मस्तिष्क में जो पीओ को डेवलप हो रहा है, उसको अपने कब्जे में बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने आज कहा कि हमारी सरकार आएगी तो बाघा बॉर्डर खोल देगी। मतलब अभी भी उनका पाकिस्तान प्रेम कहीं जा मतलब हुलोरे मार रहा है। उनको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। जो भारत में पाकिस्तान डेवलप हो चुका है उनको यह बताना कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो हमारे देश में पाकिस्तान का नाम का इस्तेमाल होता है, उनमें से किसी को पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। एक वर्ग है जो पाकिस्तान की औकात बता करके बताना चाह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, पाकिस्तान की औकात बताएंगे, हमको एक दिन मौका दीजिए, 15 मिनट में उसको ठीक कर देंगे। और दूसरा वर्ग ये है जो ये बताना चाहता है कि हम पाकिस्तान परस्त हैं, आप हमारे बाप हैं, हम आप जो कहेंगे हम उसके साथ हैं। दोनों लोग को मतलब है, उनको पाकिस्तान और मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि देश में वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है और इस पर कोई कानून नहीं बना हुआ है, तो जो संविधान बदलने की चर्चा हो रही है, तो एक इसी अमेंडमेंट भी क्यों ना हो कि भाई आपको झूठ नहीं बोलना है और राजनीति में धर्म को बिल्कुल नहीं लाना है। क्योंकि जहां जहां राज चलाने में, राजनीति में, शासन प्रशासन में धर्म आया है, वहां की स्थिति क्या है? आपको 2-3 देश का नाम रख देता हूं। सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, इन सब देशों की स्थिति क्या है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्थिति यह है कि आज एक क्रिश्चियन के घर को घेर करके जला दिया गया, उसका ईंट उखाड़ ले गए, उसके 80-90 वर्ष के बूढ़े बाप को पीट पीट करके मार दिया और पुलिस मुख दर्शक बनी हुई है। क्योंकि वहां पर धर्म का इतना ज्यादा चरस पिलाया गया है कि वो धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी का मामला बना करके, अब चूंकि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है कोई धर्म के बेअदबी किया था कि नहीं किया था, चूंकि धर्म को चरस के स्तर तक पहुंचा दिया गया है। और उसी कौम के लोग हमारे देश में भी धर्म को चरस के रूप में सर पर ले लेते हैं, गला काट देते हैं। तो धर्म को
चरस के रूप में पिलाने की जो साजिश हो रही है, उसका दुष्परिणाम हमने दुनिया में देखा है। जहां जहां धर्म शरीर पर चरस की तरह से मस्तिष्क में बैठा हुआ है, वो देश नष्ट हो गया है। ना वहां की संस्कृति बची है, ना सामान्य प्रशासन बचा है। तो क्या हम इतने खूबसूरत देश में आम जन के दिमाग में धर्म का नाम जोड़ दें? एक तो जाति की जहर हमने इतना घोल दिया है कि हमको 7वीं में 7 बार फेल लड़के में कोई कमी नहीं दिखती, चूंकि हमारी जाति का है वो। अब एक ऐसी महिला जो दिल्ली में 25 गज के मकान में 25 लोगों का परिवार रहता था, आज 25,000 की जूती पहनती नहीं, कहती है सस्ती है, हमारे स्तर की नहीं है। वो जाति के जहर से संभव है। और दुनिया का ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो हमारे नेता नहीं करते हैं, लेकिन जातीय की जंजाल में मित्र फंसे हुए कि उसका घोटाला हमको दिखता नहीं। आज भी हमारे देश के एक भूभाग में कई 100 करोड़ रुपए मिला एक ज्वेलरी के पास से, और रोज मिल ही रहा है। और हमारे जनता जनार्दन के दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतदान में कोई विषय नहीं था कि नोटों की बोरियां और नोटों का अंबार अलग अलग घरों से मिला है। किसी के नौकर के घर से हजारों लाखों करोड़ मिला है, किसी की गर्लफ्रेंड के घर से मिला हुआ है। लेकिन चूंकि वो इसलिए कोई असर नहीं कर पा रहा, बेअसर है, हमने जाति का जंजाल डाल रखा है, तो वो उसका जात वाला कहेगा कोई बात नहीं, हमारे जाति का है ना, 1000 करोड़ लूट लिया तो क्या हुआ। उसे यह समझ नहीं है कि रुपये तेरा ही है, लेकिन उसको इस बात की समझ नहीं, हमने जाति के जहर घोल दिया है और धर्म का भी घोल रहे हैं। तो मेरे लिए, अगर मेरा बात मोदी जी माने, अगर वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो पीओके से ज्यादा जरूरी है हमारे देश में पनप रहे पीओके को देश में बनाए रखने का कड़ा और तगड़ा व्यवस्था। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर जो ये डार्क स्पॉट बन रहे थे, उसको अपने कुशल प्रशासनिक क्षमता से खत्म किया है। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के पार्टी के ही हैं और उनसे मेल मुलाकात होती रहती होगी। उनके कुर्सी के पीछे आग लगाने की जगह उनसे सीखिए और समझिए कि किस तरह से आदमी बिना भेदभाव, बिना कोई मतलब मन में विद्वेष रखते हुए किस तरह से इस तरह के डार्क स्पॉट को क्लीन किया जाता है और तब भी सबके मन में आदर बनाए रखना जाता है। मोदी जी को सीखनी चाहिए। योगी जी उनके एक कॉल पर है, मिलते ही रहते होंगे और छोटों से सलाह लेने में कोई बुरा नहीं है। अगर किसी आपसे उम्र के छोटे आदमी ने कुछ बड़ा काम और बढ़िया काम किया है तो सीखने में कोई शर्म नहीं। मेरे लिए तो पीओके से ज्यादा भारत में पनप रहे पीओके को भारत में बनाए रखना जरूरी है। आपको क्या लग रहा है बताइएगा जरूर, क्योंकि आपका सुझाव मेरा मार्गदर्शन है। आपका आशीर्वाद मेरे लिए आप प्रोत्साहन है। अपना प्रोत्साहन, अपना आशीर्वाद मुझे बनाए रहिए और इस चैनल पर नित्य नई समस्याओं को देखते रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि समस्याएं जब तक समाप्त नहीं होगी मैं आपके सामने रखता रहूंगा और आपका आशीर्वाद प्राप्त करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।